नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के एसएसटी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम 18 जनवरी और 19 जनवरी को है। आपने कमेंट्स के माध्यम से बताया आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, जितना पढ़ा है अभी तक उसका रिवाइज करते रहिए, एकदम से बिंदास रहिए। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर तैयारी की है और जुड़े हुए हैं। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राजा अशोक पर दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, अशोक एक प्रसिद्ध मगध शासक थे। बी है, अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। सी है, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीति को छोड़ा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी गलत है तथा सी सही है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। बी है, भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात बढ़ा। सी कथन है, भारतीय रेशम उत्पादक इस व्यापार से अच्छा कमाते थे। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और इस व्यापार से भारत का निर्यात भी बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए और आर को पढ़ें एवं सही विकल्प को चुनें। अभिकथन ए है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। कारण है, अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और आर कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। अभिकथन ए है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। कारण आर है, वे चाहते थे कि कुछ सामाजिक गुटों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर दिए जाने चाहिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। यह कथन सत्य है, किंतु भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्यमार्गी यह नहीं चाहते थे कि केवल कुछ सामाजिक गुटों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में अवसर प्राप्त हो। वह सभी वर्गों के लोगों को ब्रिटिश प्रशासन में भागीदारी के अवसर प्रदान करने के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और आर पढ़ें एवं सही विकल्प चुनें। अभिकथन ए है, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली। कारण, एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीक और औद्योगिक विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? पहला ए है, ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। बी है, जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल बी। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। ऋतुओं में परिवर्तन के संबंध में यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ए कथन है, वायु निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। बी कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सी है, पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। सी है, पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तब वह पवनों की दिशा को प्रभावित करती है। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है, इसलिए विकल्प सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ। बी है, आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। सी है, शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है, केवल ए सही है। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगीं और सभ्यता का विकास हुआ, यह कथन सत्य है। नदी घाटी के निकट मानव बस्तियों के पनपने का मुख्य कारण यह है कि इन स्थानों पर मानव की तीन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। पीने के लिए स्वच्छ जल मिल जाता था, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए सुरक्षित स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है, रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। बी है, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही है दोस्तों, केवल बी सही है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं, यह कथन सही है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि के प्रकारों में से एक है। यह एक फसली कृषि है जिसके अंतर्गत एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोपण कृषि के विस्तृत क्षेत्र के कारण इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। उच्च प्रबंध एवं तकनीकी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। रोपण कृषि मुख्यतः उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। रोपण कृषि के उदाहरणों में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, इलायची, मिर्च, हल्दी आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं? ए है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में और अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया। बी है, समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण। सी है, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और सी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं को शामिल किया गया, अर्थात मूल संविधान में इसे अनुसूची
इस अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। इसके पश्चात विभिन्न संशोधनों के माध्यम से अन्य भाषाओं को इसमें शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। यह कृत्य विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? ए है ग्राम पंचायत, बी है जिला पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है संघ सरकार। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशेष इलाका जहां के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? ए है मतदान केंद्र, बी है सीट, सी है चुनाव क्षेत्र, डी है क्षेत्र। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। एक विशेष क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे सीट या चुनाव क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? ए है अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है, बी है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि से अपराध हैं, सी है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। सही विकल्प का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी। अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा दायर किया जाता है या फौजदारी कानून से संबंधित है। फौजदारी कानून के माध्यम से ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि से अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में सही है? ए है यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है, बी है इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है, सी है इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है, डी है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा, बी सी और डी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के विषय में सही है, इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान स्वरूपों के रूप में पहचाना गया है। इसमें आदिवासी और दलित समुदायों की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है। इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलित और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के मानकीय पक्ष हैं? ए है समानता के मुद्दे, बी है न्याय के मुद्दे, सी है व्यक्तित्व के मुद्दे। उचित विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी। समानता के मुद्दे और न्याय के मुद्दे सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं। इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है भारत का स्वतंत्रता किस प्रकार
संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समान या उससे भिन्न है। दूसरा है किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। और तीसरा है गांधी जी के भाषणों को पढ़ें और दांडी मार्च के उद्देश्य को दर्शाने वाले मुख्य वाक्यों को चुनें। और चौथा ऑप्शन है भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की सीमा को दर्शाने के लिए एक नमूने की रचना कीजिए। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाएं। यह प्रश्न या गतिविधि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को अधिक बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षिका चाहती है कि उनके छात्र भारत में इस्पात उद्योगों के लिए एक पुरानी नीति को समझें जिसके लिए वे एक पुराना लेख पढ़ें। हालांकि इसके लेखक एक नौकरशाह हैं जिन पर रिश्वतखोरी का आरोप है। शिक्षिका इस सोच में है कि इस लेख का उपयोग करें या ना करें और कैसे करें। सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण है? पहला ऑप्शन है उल्लेख करें कि कई अधिकारी भ्रष्ट होते हैं और लेख पढ़ना जारी रखें। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में लेख के अंशों का उपयोग करें परंतु लेखक का नाम ना बताएं। और तीसरा है यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है लेख का उपयोग ना करें क्योंकि यह एक पुरानी सरकारी नीति के बारे में बात करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यह समझाएं कि हमें असंबंधित प्रतिष्ठा के बजाय शैक्षिक योग्यता पर लेखों का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अपने छात्रों को एक वृत्त चित्र दिखा रहे हैं जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहना हुआ है और प्रधानाध्यापक कहते हैं हमें स्कूल में धार्मिक प्रतीकों को नहीं पहनना चाहिए। एक छात्र ने पूछा कि क्या यह धर्मनिरपेक्षता वाला व्यवहार है? तकनीकी रूप से सही एक उत्तर क्या होगा? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक का बयान धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है जो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरोध में है। और दूसरा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण नहीं है, हालांकि यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप है जहां स्कूलों को किसी भी धर्म को लागू नहीं करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के सिद्धांतों का पालन करता है। चौथा ऑप्शन है प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा दोस्तों। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। प्रधानाध्यापक का बयान धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है, हालांकि यह भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या के खिलाफ है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह उत्तर छात्र द्वारा प्रश्नगत पूछे गए प्रश्न का तकनीकी रूप से सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है झूम खेती हरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। बी है पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती हरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए गलत है परंतु बी सही है।
भारत में झूम की खेती जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय द्वारा प्राचीन काल से की जा रही है। जंगल को जलाकर साफ करके वहाँ खेती करते हैं। कुछ समय बाद वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतिहरों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया। झूम खेतिहरों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में मानक समय की थीम पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा या कौन से संप्रत्यय इस चर्चा हेतु सबसे अधिक उपयुक्त होगा या होंगे? ए है स्थान विशेष का अक्षांश, बी है स्थान विशेष का देशांतर, सी है स्थानीय समय, डी है ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी, सी तथा डी। बी, सी तथा डी। मानक समय की थीम पर चर्चा करने के लिए स्थान विशेष का देशांतर, स्थानीय समय और ग्रीनविच के साथ स्थान विशेष की तुलनात्मक स्थिति की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। ए है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। बी है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है? ए है इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। बी, इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। और सी, इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए सही है। कपास की फसल के लिए इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसे बहुत ही कम वर्षा की आवश्यकता होती है। फूल खिलते समय वर्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कपास के लिए काली मृदा सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए कथनों ए तथा आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए है सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्र करती है। कारण है सरकार विशेष रूप से गरीबों के लिए कुछ सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते, जैसे स्वास्थ्य देखभाल। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं। सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करती है। इस धन से सरकार गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी कुछ मूलभूत सेवाएं प्रदान करती है जिन्हें वे बाजार से स्वयं नहीं खरीद सकते। इसके अलावा सरकार के कार्य संचालन के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है। पहला ऑप्शन है सभी पुराने वाहनों को नए वाहनों से बदला जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर स्विच किया जाना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है डीजल कारों की संख्या में भारी कमी। चौथा ऑप्शन है सभी वाहनों को सड़क पर प्रदूषण नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर स्विच किया जाना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है कि डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी पर स्विच किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करती है? पहला ऑप्शन है प्लेटो ने लोकतंत्र के बारे में जो कहा उसके सार पर संक्षेप में एक टिप्पणी लिखना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में दिए गए विचारों को सारांशित करना। तीसरा ऑप्शन है संविधान के सिद्धांतों का हमेशा पालन करने का संकल्प लेना। और चौथा है भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना। भारतीय संविधान लोकतंत्र के सिद्धांतों को कैसे दर्शाता है, इस पर चर्चा करना राजनीति विज्ञान के छात्रों को समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में मदद करेगा। समीक्षात्मक चिंतन से तात्पर्य है जिसमें समीक्षा की गई हो, सम्यक मूल्यांकन किया गया हो, समालोचना की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल की शिक्षिका ने अपने छात्रों से पूछा क्या होगा यदि पृथ्वी अपनी अक्ष रेखा पर घूमना बंद कर दे? छात्रों द्वारा दिए गए निम्न उत्तरों में से वैचारिक स्पष्टता वाले उत्तर चुनें। ऑप्शन है पहला है पृथ्वी के उत्तरी हिस्से को हर समय चरम मौसम का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। तीसरा ऑप्शन है वर्ष की लंबाई बदल जाएगी। चौथा ऑप्शन है भारत में हर समय सुबह के 5:30 बजे का समय होगा। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी का केवल आधा भाग ही सूर्य का प्रकाश प्राप्त करेगा और दूसरा आधा भाग अंधकार में रहेगा। यह वैचारिक स्पष्टता वाला उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस उद्देश्य का परीक्षण करता है? पहला ऑप्शन है भारत में अधिकतम आर्द्रता वाले 2 शहरों के नाम लिखें। दूसरा ऑप्शन है नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। तीसरा है आप प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करके घर पर नमी कैसे कम कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है जेट विमान अपने पीछे सफ़ेद निशान क्यों छोड़ते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नम मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है। मौसम में कपड़ों को सूखने में अधिक समय क्यों लगता है, यह प्रश्न शैक्षिक उद्देश्य आर्द्रता वाले 2 शहरों में अपनी समझ दर्शाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गुफा चित्रों पर एक कक्षा में चर्चा इस प्रकार थी। काव्या कहती है सिद्धांत बताते हैं कि आदि मानव शिकार के लिए बाहर जाने से पहले गुफा की दीवारों पर रिवाज के रूप में चित्र बनाते थे। राहुल कहता है नहीं, यह उनके मनोरंजन का एक रूप भी हो सकता था। शिक्षक श्री कुमार इस चर्चा का उपयोग इतिहास से संबंधित सोच विचार कौशल का परिचय देने के अवसर के रूप में करना चाहते थे। निम्नलिखित में से किस कौशल का परिचय वह सबसे बेहतर रूप से दे सकते हैं? ऑप्शन है निर्णय करना, सेकंड है तुलना कर अंतर ढूंढना और तीसरा ऑप्शन है कालानुक्रमिक सोच, चौथा ऑप्शन है साक्ष्यों का मूल्यांकन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, साक्ष्यों का मूल्यांकन। प्राचीन गुफा चित्रों के संदर्भ में काव्या और राहुल के अलग अलग विचार उनके अपने दृष्टिकोण द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों ने हाल ही में सीखा है कि बराबरी और न्याय कैसे अलग नहीं किए जा सकते हैं और उन्हें भारत में इसके उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया। विकल्प में 4 छात्रों के उत्तर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र सबसे अधिक वैचारिक समझ दिखाता है?
पहला है कारखाने के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, दूसरा ऑप्शन है सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण। बराबरी और न्याय अलग नहीं किए जा सकते हैं, इसके लिए सूचीबद्ध किए गए उदाहरणों में सर्वाधिक वैचारिक समझ के रूप में सरकारी कार्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का सुमेल करें दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इसका मिलान इस प्रकार करेंगे दोस्तों, गण का मिलान बहु सदस्यों वाला दल, संघ का मिलान संगठन या समूह और श्रेणी व्यापारी संगठन, ग्राम भोजक का मिलान ग्राम मुखिया से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारतें और किले हमें डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, समझने में सहायक होते हैं। ये है ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता। बी है राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना। सी है जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण का महत्व को। और डी है उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा अनेक आकर्षक और भव्य इमारतों और किलों का निर्माण करवाया गया, जिससे उस समय के लोगों की तकनीकी और परिष्कृत कौशल का पता चलता है। वहीं इस बात की भी जानकारी मिलती है कि राजा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाथपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थीं। ए है कर्मकांडवाद का अनुसरण, बी है श्वसन के व्यायामों का अभ्यास, सी है संसार का परित्याग। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, बी और सी। नाथपंथियों और सूफी लोग दोनों ने संसार के परित्याग का समर्थन किया। उनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं का समर्थन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही विकल्प चुनें। ए है उनका जीवन यापन संकट में था, बी है बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलाना चाहता था, सी है उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी सत्य हैं। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान आदिवासियों का जीवन यापन संकट में था। अपनी आजीविका बचाने के लिए आदिवासियों ने अनेक बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी किया, जैसे मध्य भारत में बस्तर विद्रोह वर्ष 1910 में हुआ था और वर्ष 1940 में महाराष्ट्र में वरली विद्रोह हुआ था। वर्ष 1895 में बिरसा नामक एक आदिवासी नेता ने झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में विद्रोह भी किया। इनका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। ये अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के शोषण से छुटकारा दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं। ए है विवेकानंद वेद समाज, बी है राम मोहन राय प्रार्थना समाज, सी है केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में वर्ष 1928 में राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसके बाद में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। इस संगठन से जुड़े अन्य समाज सुधारक केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय था। पहला ऑप्शन है गरीब लोगों के लिए प्रतिनिधित्व और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना तथा लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग देना। तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक उत्पीड़न और अभिजात्य वर्ग को अमानवीय दशाओं में सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक रूप से संपन्न किंतु गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने हेतु। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आयोग ने इसका उत्तर 4 माना है, परंतु सही उत्तर दूसरा होगा। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। यहाँ निचली जातियों से अभिप्राय अछूत हरिजन लोगों से था। अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। वैसे तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन सही होगा, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर चौथा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। बी लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ होती है। सी है पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। डी है पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए, बी और डी सही हैं। ए, बी और डी सही हैं। पठार उठी हुई एक सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठार बहुत उपयोगी होता है क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ और खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थान होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पठारी क्षेत्र मनुष्यों के रहने के लिए उपयोगी क्षेत्र नहीं होता है बल्कि मैदानी क्षेत्र होता है क्योंकि मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए, बी, सी कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। ए है इसका क्षेत्र 10.45 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी है ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। और ई है सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानों की सतह भी शामिल है। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी और सी सही हैं जबकि ए गलत है। बी और सी सही हैं, ए गलत है। सहारा यह विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। सहारा मरुस्थल में बालू की विशाल परतों के साथ साथ वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए है धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप या आपतन की मात्रा उष्णकटिबंध से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। बी है नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। सी है मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में भिन्नता कम पाई जाती है। सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दोनों ए तथा सी सही हैं।
सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान की मात्रा उसी अनुपात में घटती जाती है। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब ज़्यादा होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, इसलिए मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता कम पाई जाती है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।